जेंटलमैन, दिल थाम के बैठ जाइए। आप लोगों के सामने सृष्टि तावड़े द रैपर प्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत ही बचकांड बात करने जा रही है। कौन थे वो सारे दोस्त आपके बचपन में जो आपको गाना नहीं देना चाहते थे? आपने ओह माय गॉड स्टॉप सृष्टि। तथास्तु वत्स। नया पैशन इन्होंने मैनी तो कौन को सिर्फ उतना ही समझ लिया कि एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि हाँ मैनी तो कौन, तो उसने मेरा सर पकड़ के वो गेट में फोड़ दिया और अब सर से खून आ रहा है। आई फेल डाउन। आपके रैप्स हम सबने सुने, आपकी गजलें कब सुन सकते हैं? तो भाई आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। बहुत सारे टैलेंट फूट फूट के भरे हैं उनमें। शी इज अ पोएट, शी इज अ लिरिसिस्ट, शी इज अ रैपर, शी इज अ तबला प्लेयर। इतने सारे टैलेंट के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि ये नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे। सृष्टि तावड़े जेंटलमैन, इतनी सारी खूबियों की मालकिन एक ही साथ। एक बारी जोर से ताली बजाएंगे फॉर सृष्टि तावड़े। थैंक यू सो मच। आपको तो कैसे पता चला तबला के बारे में? I've done my research. Full आपके अंदर की चीजें खोद खोद कर निकाल कर लाया हूँ मैं सारी। तो मुझे बताओ, आप इतनी सारी चीजें करती हैं and nowadays trying her hand with stand-up comedy as well and improv comedy as well and she's killing it there as well. इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, कितना अकेला था आपका बचपन? यार बचपन तो अकेला ही था पूरा, हर 100% अकेला था। एंड आई हैव ग्रोन अप डूइंग ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पॉसिबल, हर चीज एक्सेप्ट ओह माय गॉड यस। तो एक्सेप्ट जिस काम के पैसे अब मुझे मिल रहे हैं उसके अलावा सब कुछ किया है। हमारे स्कूल में ना वो सब होता था जो मैंने कहीं और नहीं सुना, कभी नहीं सुना आज तक मैंने। फिंगर पेंटिंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन, हैंड राइटिंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, सूर्य नमस्कार कंपटीशन, हर जो नाम ले लो आप, वो कंपटीशन हमारे स्कूल में होता था। तो थ्रू आउट स्कूल जैसे बंक करते ना लोग स्कूल, तो मेरे को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं क्लास में होती ही नहीं थी, मैं किसी कंपटीशन में ही होती थी हर वक्त। लेकिन मैं लैंग्वेजेस के लेक्चर्स हमेशा अटेंड करती थी याद से। You were in masters in English also, right? लैंग्वेजेस छोड़ के, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज हमें सिखाई जाती थी, उसके अलावा बाकी सब क्लासेस के वक्त मैं कोई कंपटीशन में होती थी। एंड हमारे स्कूल में होता था साइंस किट कंपटीशन, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो उसका मैं बहुत बड़ा हिस्सा थी। अच्छा, इसीलिए। कौन थे वो सारे दोस्त आपके बचपन में जो आपको गाना नहीं देना चाहते थे? दोस्त तो थे ही, मतलब दोस्त तो मैं इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे मेरी आवाज़ के बारे में। लेकिन मेरे रिलेटिव्स, फैमिली वाले, जैसे एक मेरा मामा था जो कि क्लियरली, मतलब वो क्या कहते हैं, मैं कोई पॉजिटिव बात ही नहीं बता सकती के बारे में। सारे मामा कंस ही होते हैं, डोंट वरी। अरे यार, मतलब वो कैसे थे यार, वो जिस तरह बात भी करते थे ना, किसी का मन ही नहीं करेगा उनसे बात करने का उस टाइप के। मामा ऐसा करते होंगे आपके साथ कि कोई और गा रहा है तो उससे कहते थे चुप कर, ऐसे मत कर, तेरी आवाज भी इसके जैसी हो जाएगी। आपने सब कुछ देख रखा है। हाँ, तो क्या बताऊं मैं, सब कुछ तो पता है। नहीं, प्लीज टेल अस अबाउट इट, बिकॉज़ आई वांट पीपल टू नो whom they are watching कि जस्ट बिकॉज़ लोग आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मीन आप उसमें अच्छे नहीं हो। You can be much better with it also. थोड़ा समय दो, निखारो उस स्किल को, then you can be where she is right now. So please. तो बेसिकली वो मामा ने काफ़ी डिस्करेज कर रखा था मेरे को बचपन में, और मेरे आसपास के और भी लोग, जैसे हमारे बिल्डिंग में रहने वाले वगैरह, ऐसे बहुत सुनने मिला मुझे बचपन में कि आवाज़ ख़राब है, और थी आवाज़ ख़राब, वो सही बोल रहे थे लोग। बहुत आवाज़ ख़राब थी, मतलब अभी भी ऐसी कोई सुरीली आवाज़ नहीं है, बट लेकिन बचपन में कुछ ज़्यादा ही ख़राब आवाज़ थी। बट मैं फिर भी सब इलोक्यूशन में होती थी, कॉम्पिटिशन्स में स्पीच देने के लिए सबसे आगे, फिर कोई भी चीज़ होस्ट करनी है तो मैं वहाँ हूँ होस्ट करने के लिए, हर चीज़ में होती थी सिवाय सिंगिंग के। इवन कॉलेज में भी कभी सिंगिंग ट्राई नहीं किया, कभी इनफैक्ट हासिल होने तक मैंने सिंगिंग ट्राई ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अकेले में ही अपने घर पे ही गाने गाए सारा दिन। प्रॉपर आइडल बाथरूम सिंगर यू। यस, बाथरूम सिंगर प्रॉपर। और अभी भी मैं चाहूँगी कि लोग मेरे को बाथरूम सिंगर ही बुलाए, क्योंकि मेरा मैंने पढ़ाई की है सिंगिंग की, और ना मेरे को सुर ताल का बहुत ज्ञान वगैरह कुछ नहीं है। जो अपने आप दिल से आता है वो है, और उसके बेस
बेस पे ही चल रहा है. Plus, you didn't even wanted to be a rapper. It just happened by I accident. didn't want any of this. None of this was planned. Right. अब जब अपने आप अगर आ रहा है और मुझे इतना मजा आ रहा है तो मैं नहीं छोड़ने वाली ऑफ कोर्स. लेकिन दिस वाज नेवर द प्लान. माय प्लान वाज टू बी अ राइटर फुल टाइम. और मुझे स्क्रीन राइटिंग करनी थी और मुझे हमेशा पर्दे के पीछे रहना था. दैट वाज माय प्लान. मतलब लोग, मैं स्क्रिप्ट लिखूं और लोग पूछे कि किसने लिखा है, किसने लिखा है. वो मेरा प्लान था कि मेरे को वो बनना है कि सबको, जितने भी जिनको भी दुनिया देखती है, जिनको वो मेरे को ढूंढ रहे हो. वो मेरा प्लान था. बट समहाउ आई, पता नहीं कैसे मैं कैमरा के सामने आके समझ ही नहीं आया मेरे को. You look really nice. Like while performing also, you look like you're owning the stage. Like वो आपकी जगह है, ये मेरी मिल्कियत है. तो वो बना लेते हो आप. So please always be in front of camera. Yeah. Love to see अभी you. तो रहना ही पड़ेगा मेरे को. बहुत मजा आ रहा है. हाँ, स्टेज का नशा है. Always say this. हाँ. तो I also perform storytelling shows and everything around the country. So हफ्ता 2 हफ्ते भी अगर स्टेज पे ना छोड़ो तो बड़ा खाली खाली सा लगने लगता है कि कुछ मजा ही नहीं आ रहा है. स्टेज का नशा हो जाता है आपको. So I'm sure you've already tasted it. एंड जनरली सबको जो भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं लोग, उनको वो जो नर्वस एनर्जी होती है ना स्टेज पे जाने से पहले, जनरली उससे होती है. तो बिकॉज दिस वाज नेवर माय प्लान एंड बिकॉज मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को तो इसमें बेस्ट ही होना पड़ेगा, मेरे को तो दिखाना पड़ेगा ये मैं डिजर्व करती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है. तो कोई नर्वस एनर्जी नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए हर बार जब मैं स्टेज पे गई हूँ तब ये रहा है कि चलो ये भी कर देते हैं. वैसा रहा है कि हाँ ठीक है ये कर लेंगे. और फिर उसके बाद मेरे को जाना है अपना रेस्टोरेंट जाना है, मेरे को खाना खाना है. वो मेरा प्लान है. मेरा सब दिमाग में वो होता है कि ये फटाफट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद प्लान किया है मेरे को मिलना है किसी से, ये वो मेरा प्रायोरिटी रहता है. तो ये तो ऐसे कर लूंगी और ये खत्म कर दूंगी फट से. उस चक्कर में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डरना किस बात से, मेरे को कुछ प्रूव ही नहीं करना. जब एग्जैक्टली, नॉट बैड. यही सोच के ये भी यहाँ आई हैं. तो फटाफट खत्म कर लूंगी, फिर आगे खाना खाने जाना. नहीं बट फन. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बता दूं मैं लोगों को, I am a huge Srishti Tawade fan. I am also a huge. I have seen one of your shows and then I have stalked you on Instagram. But I've loved that show. And I told you, I think मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ already. So sweet, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो शो. मैं आपको सच बताऊं, couple of our friends were also there उस पर्टिकुलर शो में. सबके हिसाब से वो मेरा आज तक का सबसे खराब शो था, क्योंकि उसमें आप बैठे थे. एंड द मोमेंट यू सेइंग ना कि वो नर्वसनेस आ जाती है आपको, मुझे यूजुअली कभी नहीं आती, बट बिकॉज समबडी आई लाइक लव्ड सो मच, शी इज सिटिंग राइट देयर एंड आई गॉट लाइक फुल नर्वस. आपके हसल से जितने भी गाने आए थे ना, मैं और मेरे कई दोस्तों ने लॉन्ग ड्राइव्स पर वो गाने लूप में 6-6 घंटे सुने. लाइक वी कैन एक्चुअली रैप द एंटायर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो डाई हार्ड फैन. One I love, which you already know, we'll come to that later because that deserves a lot of time. Chill Kind of Guy. Okay. Chill Kind of Guy is a song जो आपको समझने में पहले 7-8-10 लाइनें लगती हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो उसमें. फिर जब वो हिट होता है then it hits you very differently. How did you come up with that idea? हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे आदित्य पुष्करना, उनका बिकॉज मैं वहाँ पे जब गई शो पे तो मैं कोई गाने लिख के नहीं गई थी. मैंने लाइफ में इतने कुछ रैप वैप नहीं लिखा था. बहुत छोटे से 30 सेकंड की चीज़ें लिखी थी जो गानों के लिए क्वालिफाई नहीं होती एज सॉन्ग्स. और टॉपिक्स भी ऐसे थे जो मतलब मैं मूव ऑन कर चुकी थी उन टॉपिक्स से. तो अभी कुछ नया ही चाहिए था. एंड मोस्टली ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी गाने उनके रिलीज हो चुके थे और वो लिख के आए थे घर से. और मेरे को ही सब कुछ तभी के तभी लिखना था ऑन द स्पॉट. तो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे हमारे, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दे देते थे या कुछ मतलब ना सवाल पूछते थे, उसका जवाब जो भी मैं दूँ बोलते थे इस बारे में गाना लिख दे, इस जवाब के बारे में. तो मेरा भगवान के ऊपर जो भी ओपिनियन है उस पर डिस्कशन चल रहा था. ऐसे ही एक बार खाने वाने पे डिस्कशन चल रहा था उनके साथ. और फिर उन्होंने पूछा कि तेरे और बाकी लोगों के ओपिनियन में क्या फ़र्क है, मतलब तेरा ओपिनियन क्यों सुने हम. तो मैंने बोला बाकी मैंने देखा है मोस्टली लोग भगवान से डरते इन द सेंस डायरेक्टली भगवान से नहीं कि भगवान ने जो बोला है उनके हिसाब से वो सब करना, अगर नहीं किया तो ऐसा होगा, मतलब Correct. मैंने इस दिन नॉनवेज खा लिया तो ये होगा और व्हाटएवर. मेरा ओपिनियन ये है कि डरने वाली कोई भी बात ही नहीं है. एवरीथिंग दैट यू थिंक गॉड हैज सेड और गॉड वांट्स यू टू डू, इट्स बेसिकली तुमने एक वो मोरालिटी के लिए ह्यूमैनिटी और मोरालिटी के लिए बनाया हुआ स्ट्रक्चर है. अगर तुम उसको ऐसे ही भी फॉलो कर लो विदाउट एनी बिलीफ, इट विल स्टिल द रिजल्ट्स आर द सेम. तो डर का स्कोप नहीं है मेरे दिमाग में.
डरने की कोई बात नहीं है, मेरे को वो कम्युनिकेट करना था कि ये तो चिल काइंड ऑफ गाय, क्या डरना है। दरिया दिल काइंड ऑफ गाय, हार्ड टू किल काइंड ऑफ गाय, ये बेस्ट था। सो दैट वाज द आइडिया। उन्होंने बोला कि इस ओपिनियन पे कुछ लिख, एंड एवरी टाइम ही आस्क्ड मी टू राइट, ही ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि कुछ ऐसा लिख कि दिमाग मेरा हिल जाना चाहिए। तो वो लाइन जब बोलते थे ना कि मेरा दिमाग हिल जाना चाहिए देख के, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि तू ऐसा कुछ लिख सकती है, तो वो सुन के मेरे को लगता था कि अब तो अपने रूम में ना तब तक बैठी रहूंगी, तब तक लिखती रहूंगी जब तक ऐसा दिमाग हिलाने वाला कुछ नहीं लेके आऊँ, कि ऐसा कुछ जेनेरिक तो चाहिए ही नहीं, कुछ भी प्रीची नहीं लिखना मेरे को कि भगवान ऐसे है और भगवान वैसे है, वो सब पता है सबको। बिकॉज वैसे भी समझ तो किसी को आएगा नहीं। चिल तो एंड मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं डायरेक्टली स्टैंड अप कॉमेडी तो करती हूँ नहीं, मतलब अब तक तो इंस्टेड ऑफ दैट, एंड प्लस ऑन द स्टेज इतना कम टाइम मिलता है बात करने के लिए कि मैं कोई भी चीज़ लिरिक्स के अलावा अपनी बातों से कितना ही बता दूंगी लोगों को, उसमें से भी सारा कट हो जाएगा एडिट पे, और क्या ही पता चलेगा फिर ऑडियंस को। तो मेरे को जो भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है वो गाने में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मेरा फोकस होता था हर गाने में कि बात करने के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, जो भी बताना है, सब कुछ जिस भी तरह से बताना है, वो हर तरीका मेरे को गाने में ही घुसाना है। तो इसीलिए so beautifully, जैसे माला पिरो देते हैं ना, वैसे एक एक चीज़ों को ऐड करके जोक्स, फन, सीरियस, मुमकिन को घोलो थोड़ा नामुमकिनों में, तो है अच्छी बात पर कितने प्यार से कह दी गई है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर राइटिंग, आई लव। बेहद खूबसूरत, चिल काइंड गाय। प्लस द रिस्पॉन्सेज यू यूज्ड टू गेट फ्रॉम स्टेज, लाइक कि क्या कर रही है लड़की, हाँ कौन करता है ऐसा। वो सब तो मतलब वहाँ के लोगों का तो रिस्पॉन्स था ही, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। लेकिन गाना रिलीज हुआ, मतलब टीवी पे आने के बाद इस गाने को इतने लोग सुनेंगे वो तो मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, क्योंकि वो टॉपिक एक तो ऐसा है, प्लस मैं जिस स्टाइल में कर रही हूँ वो ऐसा कोई क्या कहते हैं पॉपुलर स्टाइल नहीं है कि हाँ ये कैची स्टाइल है, हर कोई किसी को गाना वायरल करना हो इस स्टाइल में करते हैं लोग। वो जो नहीं होते क्या क्लब बैंगर्स, कि क्लब बैंगर में कुछ भी बोल दो आप, वो बीट ही ऐसी है और वो फ्लो ही ऐसा है कि वो होने वाला है हिट। तो वैसा कुछ भी नहीं था इस गाने में, मैं बात ही कर रही हूँ और मैं बात भी ऐसे टॉपिक पे कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं पता था कि इतने लोग सुनेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और वो ऐसा फट गया। और मतलब मैं तो आई एम वेरी ग्लैड कि इस टॉपिक वाला गाना इतने लोगों ने सुना, बिकॉज आई हैड नो होप्स फ्रॉम मी और एनीबडी कि इस टॉपिक पे कोई बात कर सकता है और लोग सुन सकते हैं, और वो हो गया किसी तरह। लोग कनेक्ट कर पाए थे, बिकॉज व्हाट यू वर सेइंग इन दैट सॉन्ग वाज एक्चुअली रिलेटेबल। हम सब ने थॉट कभी ना कभी दिया है भगवान को लेकर ना, कि जैसे मैंने कहीं बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी, अगेन किसी और की लिखी है, मेरी नहीं है, ठीक है। बात थी कि भगवान की पूजा करना और सिगरेट पीना एक जैसा है, करके कुछ होता नहीं है, पर ना करो तो बेचैनी रहती है। You see, it's just a different perception of seeing that thing. तो हम सब ने कभी ना कभी भगवान को as an institution एक अलग नजरिए से देखा है, and you just presented in a very different way. So it was very relatable for all of us. So thank you for chill kind of guy. Thank you. Coming back to the next one, छोटा डॉन। Yeah. जितना मैं पता कर पाया कि यूज्ड टू बी अ कॉपीराइटर एंड ऐसे मैट्रिमोनी एड्स आप लिखा करती थी, वहीं से आइडिया आया? इज दैट तो मैट्रिमोनी एड्स मैं नहीं लिखती थी, बट आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट राइटिंग वर्क। तो मेरा हर 2 महीने में जॉब चेंज का प्लान होता था कि इसमें इससे हाँ मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ अगर वो काम सच में कुछ वैल्यू ऐड ना करता हो। और मैं हर काम ऐसा कर रही थी वन आफ्टर द अदर कि जिससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा काम कर करके ऐसा लग रहा था मैं जो एक्चुअल मेरे पास बातें हैं लिखने लायक बोलने लायक वो सारी वेस्ट होते जा रही है। बट देन देयर वाज नो सोर्स आल्सो अंटिल हसल हैपेंड। कोई सोर्स ही नहीं था कि है सारी बातें मेरे पास, लेकिन मैं कहाँ जाके बताऊँ ये। तो मेरे को जॉब करने ही पड़ रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके अंदर ही मैं किसी ना किसी तरह ना ढूंढती रहती थी तरीका कि मेरी क्रिएटिविटी उस जॉब में किसी तरह घुसा दूं मैं। बहुत सारे जॉब्स में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि क्लाइंट्स को कुछ भी चाहिए रहता है बेमतलब का, मतलब मीनिंगलेस एकदम, और जिससे बिल्कुल ही कोई उसकी वैल्यू ही नहीं उस बात की। वैसी चीजों के ऊपर इतना फोकस रहता है, उसके ऊपर दिन भर निकाल देते हैं वो लोग। मैंने बहुत सारे अतरंगी क्लाइंट्स तो देखे हैं, छोटा डॉन नहीं देखा है मैंने इन रियल लाइफ, बट अतरंगी क्लाइंट्स देखे हैं। और अगेन आदित्य पुष्करना सर, उनका आइडिया था कि इतना अतरंगी होना चाहिए क्लाइंट कि मतलब जिसकी उम्मीद ही ना हो कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, राइटिंग के आसपास भी नहीं है ये। तो छोटा डॉन वहां से आया कि इसका क्या ही लेना देना, पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना इस आदमी का। तो ये अपने शादी के लिए किसी पे एड छपवा रहा है, दिस इज टू बिजार अ थॉट।
और अगर इस पे तूने पुल ऑफ कर लिया सृष्टि तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, कर लेती हूँ। और क्या, बहुत अच्छा किया, काम से तो जरा सी भी फुर्सत नहीं। उसमें हर एक इसमें ना थ्रू आउट द लिरिक्स ऑफ छोटा डॉन छोटे छोटे पॉइंट्स है जो सर के वजह से ही मेरे ख्याल में आए। जैसे कि मतलब उनका पर्सपेक्टिव ये था कि तू कंटेंट राइटर रही है, लेकिन मेरे को लगता है इस कंटेंट राइटर और छोटा डॉन में से तू ज्यादा छोटा डॉन ही है। यू आर नॉट एज मच अ कंटेंट राइटर एज यू आर छोटा डॉन। तो तू जिस तरीके से बात करती है इन जनरल, और मैं उस वक्त तो शायद और ही ज़्यादा टपोरी तरीके से बात करती थी, तो तू जैसे बात करती है वैसे ही रखना उसको, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट राइटर पे ध्यान देना कि वो कैसे बात करेंगे, वैसे तेरे को आती नहीं बात करनी तो छोटा डॉन तो कर लेगी। हाँ, छोटा डॉन तो तू है। तो वो सब जो है ना उसमें कि आप लेडीज औरत हो, ये वो मेरे को इतना शौक था ऐसी, मतलब ऐसे बकवास अननेसेसरी चीज़ें बोलने का। एंड नोबडी इज नोटिस्ड कि छोटा डॉन में सेकंड वर्स में जो एक्चुअल छोटा डॉन के लिए लिखी जाती है एड्स, वो शायरी है। हाँ, शायरी है, मतलब राइम तो हो रहा है वो। हाँ, शायरी फॉर्मेट मैंने शायरी लिखने के वजह से ही, और हाँ उसी हिसाब से ही वो पूरा वर्स लिखा है कि उसमें शायरी हो कि नाम छोटा डॉन लेकिन लोग बोले बिगी, काम 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 छोटा डॉन एकदम बिजी, तो वो AABA वाला एक हर महीना लंदन, या फिर AABB, हर एक एकदम मतलब ना गजल या शायरी फॉर्मेट में, काफिया रदीफ मिला के, मक्ता मतला के साथ। वेरी नाइस। गजलें भी बहुत लिखती हैं आप, मैंने सुना है। गजलों का तो आपके रैप्स हम सबने सुने हैं, आपकी गजलें कब सुन सकते हैं हम? कभी भी। मैं देखो फोन इसीलिए लेके बैठी हूँ, अर्जेंट दिल थाम के बैठ जाइए। आप लोगों के सामने सृष्टि तावड़े द रैपर प्रेजेंट कर रही है गजल। ये उन लोगों के लिए है जो कि, ये बहुत ही बचकांड बात करने जा रही है, उन लोगों के लिए जो अचानक प्यार दिखाते हैं और फिर अचानक नहीं दिखाते हैं। आजकल एक नई अदा जो तेरी आँख में है, तू तो जैसे मुझे भुलाने की फिराक में है। आजकल एक नई अदा जो तेरी आँख में है, तू तो जैसे मुझे भुलाने की फिराक में है। तेरे मेरे जो दरमियाँ बची है आग कहीं, तेरे मेरे जो दरमियाँ बची है आग कहीं, इससे ज़्यादा तपन तो धूल में है, राख में है। मैं अकेली ही मोहब्बत की हूँ मरीज़ यहाँ, मैं अकेली ही मोहब्बत की हूँ मरीज़ यहाँ, क्या कोई ख़ास दवाई तेरी खुराक में है। मेरे इजहार मोहब्बत का गलत वक्त था ये, मेरे इजहार मोहब्बत का गलत वक्त था ये, सारी दिक्कत तो मेरे इन लबे बेबाक में है। मैंने जिस दिल से तुझे रोज़ देखना चाहा, मैंने जिस दिल से तुझे रोज़ देखना चाहा, वही दिल अब तेरे दिखने से चाक चाक में है। तू तो हंसता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे, तू तो हंसता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे, जाने किस बात का सुकून इफ्तिराक में है। मुझे पहले जो चाहिए था अब वो चुभ रहा है, मुझे पहले जो चाहिए था अब वो चुभ रहा है, जो मज़ा तेरी हंसी में तेरे मजाक में है। मैंने नज़रें झुका दी है तेरे सामने अब, मैंने नज़रें झुका दी है तेरे सामने अब, आजकल एक नई अदा जो तेरी आँख में है। क्या बात है यार, वाह। फुल रदीफ के साथ, काफिया के साथ, गजल फॉर्मेट में, सच ब्यूटीफुल। कॉल बैक एंड ऑल एवरीथिंग, हाँ ब्यूटीफुल, छोड़ा नहीं कुछ भी। गजल मेरा एक्चुअल रूटीन है रोज का। गजल या अभी आजकल इंग्लिश पोएम्स का रूटीन हो गया मेरा अचानक से, पता नहीं कैसे शुरू हो गया। 2 महीने में बोर हो जाते हो ना इसलिए। तो गजलें और इंग्लिश पोएट्री इतनी ज्यादा लिख दी ना, मेरे को फटाफट उसका बुक बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, भर चुका है सब, एकदम कंटेंट फुल है मेरे पास अभी। At such a young age, he's writing such deep, meaningful lyrics with raps and ghazals also. तो आगे क्या करूँगी मैडम? मुझे ना अभी नया मुझे ऐसा सूझा है और मैंने शुरू कर दिया है। मुझे अभी प्ले और शॉर्ट फिल्म लिखनी है और डायरेक्ट करनी है। नाइस। ये है मेरा नया पैशन। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। तो भाई बताओ सच मुझे, कितना बोर हो चुकी हैं आप ये लाइन सुनते सुनते पिछले 1-1.5 साल में? मैं नहीं तो कौन? I didn't say it. I did not say that. She did. गाना एक्चुअली बहुत अच्छा है, without a doubt. But I know it's been repetitive. Yeah. तो I'm sure आप बोर हो चुके हो, correct? बोर मतलब एक फेज आया था अभी बीच में जिसमें मैं हद से ज़्यादा बोर हो चुकी थी इससे, क्योंकि एक्चुअली बताती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन तो छोटा डॉन, चिल्का इंडा इनका भी होता है, हर कोई उससे भी पहचानता है, लेकिन
इससे इसीलिए बोर हुई थी क्योंकि इसका मतलब किसी ने नहीं समझा और वो वर्ड्स सबने याद कर लिए, तो इतनी बार मैंने देख लिया लोगों को गलत समझते हुए, उससे मैं उस गाने से बोर हो गई कि इनको तो समझ ही नहीं आ रहा, इन्होंने मैं नहीं तो कौन को सिर्फ उतना ही समझ लिया कि एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि हाँ मैं नहीं तो कौन, लाइक एवरी अदर रैपर। मैं नहीं तो कौन का स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह से लिखा है, मैंने उसके बारे में कभी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आज आ गया मौका। सो द सॉन्ग स्टार्ट्स विद एन इंट्रो जिसमें बात हो रही है कि ये तो राइटर है, ये रैपर है ही नहीं, इससे डिस करवा लोगे तो कुछ नहीं होगा, इससे देख लेना। एंड देन मेरा हुक आता है कि मैं नहीं तो कौन, विच इज़ मी ट्राइंग टू एक्ट लाइक एनी अदर रैपर, कि क्या मुझे कैसे रैपर नहीं समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज डिस नहीं किया मैंने अब तक तो तुमको लग रहा है मैं रैपर नहीं हूँ। अभी मैं बताती हूँ मैं ही हूँ, और मैं नहीं तो कौन है, ठीक है, वो हुक आता है। बट देन थ्रू आउट द वर्सेस यू डोंट सी मी डिसिंग एनीबडी, और मैं जिनका भी डिस करने की कोशिश कर रही हूँ सबकी तारीफ हो रही है मुझसे। एंड बाय द एंड ऑफ इट आई एम लाइक कि ओ शिट, इतना बार ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, मतलब शायद मैं नहीं हूँ रैपर। वो मतलब मैं वही बोलने जा रही हूँ कि खुद की बातों में मुझे चिकन ओ माय गॉड, नॉट किडिंग, खुद की आंखों में ऊंचा दिखना नहीं आता, कभी कभी लगता है मुझे लिखना नहीं आता। बाय दैट टाइम आई हैव प्रूव्ड सो मच कि मुझसे डिस नहीं होगा, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं होने वाला, मेरे को कितने भी चांसेस और मिल जाए नहीं कर पाऊंगी मैं, और मुझसे तारीफ हो रही है सबकी। तो बाय दैट टाइम आई एम लाइक कि ओ शिट, अगर डिस नहीं करती हूँ मतलब तो मैं रैपर हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने इंट्रो में बोला था कि डिस नहीं होता है तो वो लोग रैपर नहीं होते। एंड देन आई हैव दिस रियलाइजेशन कि होल्ड ऑन, मैंने चिल करना गाया लिखा है, मैंने छोटा डॉन लिखा है, आई हैव डन समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट, आई हैव डन समथिंग दैट्स एक्चुअली फन, and I think that's what makes me a rapper, instead of some diss making me a rapper. I don't need that to be called a rapper. तो उस structurally that's why उसके बाद दोबारा हुक आता है मैं नहीं तो कौन, अदरवाइज बीच में गाने के कहीं पे भी because I'm in disbelief throughout the song. शुरू में मेरे पास जो कॉन्फिडेंस था बोलने का मैं नहीं तो कौन, throughout the song I've proved कि नहीं भाई तू नहीं, तो nowhere will you see the hook again until I prove it to myself again last में, which is out of actual belief worth having. Correct. कि शुरू में तो मैंने ऐवे ही बोल दिया था कि अभी भी दिखाती हूँ, हाँ. लेकिन अब I have proved कि मैंने ये लिखा है वो लिखा है देख लो, and now I can actually say. तो वो स्ट्रक्चर उस तरह से है, and to understand the difference between the first time I say मैं नहीं तो कौन, the last time I say मैं नहीं तो कौन, उसके लिए पूरा गाना सुनना पड़ता है। Correct. और रील्स से तो नहीं हो पाएगा वो, पता भी नहीं चलता है, तो never going to happen basically, कि किसी को नहीं समझ आने वाला। नहीं, पर अब आएगा ना, because you've explained it properly now, अब लोगों को, because मैक्सिमम लोगों के लिए तो वो एक लाइन जो अटक गई सबको वही करना है कि मैं नहीं तो कौन बे, अब समझ आएगा गाने का पूरा असल मतलब। हाँ, कि मतलब सिर्फ ये खुद के बारे में बोलना कि मैं नहीं तो कौन मेक्स नो सेंस इफ यू कांट इवन प्रूव इट टू योरसेल्फ। बाकी लोग का तो छोड़ो कि कोई और माने नहीं माने, खुद को नहीं प्रूव कर पा रहे कि मुझसे कुछ हो सकता है, और खुद के अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है, फिर भी ऐसे बोल, इट्स वेरी शैलो टू मी। सो मोस्टली आपके हर गाना कहीं ना कहीं खुद के एक्सपीरियंस से ही निकल के इन अभी तक जितना किया। कमिंग टू कौवा देन, that's my favorite, yours, like your particular rap, इससे बेहतर रैप तो मैंने किसी का भी नहीं सुना है in a long time. It's one of the finest raps ever written. So congratulations on that, great job. Thank you. Very relatable. कौवा, how did that happen? Again, आदित्य पुष्करना सर ने एक ऐसी सुरसुरी छोड़ी, हाँ छोड़ी, उससे हो गया कि उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुझे लगता है दुनिया में अगर ज़्यादा होती तो दुनिया बेहतर होती, ऐसी एक क्वालिटी। तो मेरा आंसर था एम्पैथी, कि अगर एम्पैथी ज़्यादा होती तो दुनिया बहुत ज़्यादा बेहतर होती। तो उन्होंने बोला इस बारे में लिख, और दिमाग फाड़ दे मेरा इस बारे में लिख के। तो माय आइडिया वाज कि एक तो मुझे बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक में ना प्रीची होना ज़रा नहीं पसंद, कि मेरे जो एक्चुअल थॉट्स है मैं बस वो वैसे के वैसे बता दूँ, और उसको ज्ञान नहीं देना चाहती। हाँ, ज्ञान नहीं देना चाहती, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान देने में, और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो इंसान बनने में जिसके पास बहुत ज्ञान है, वो नहीं बनना, बोरिंग होता है। मैं कभी नहीं बनना। मुझे यही बात उस तरह से बता रही थी कि जिससे, अब एम्पैथी इज नॉट अ वर्ड अ चाइल्ड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, सबको नहीं पता है, लेकिन सबको वो कौवे की कहानी और ऐसी छोटी छोटी कहानियां तो सबको पता है।
तो मैंने सोचा अगर ऐसी कहानी में मैं वो ये मेरी बात घुसा पाऊँ, जो कहानी ऑलरेडी सबको पता है, उसी कहानी को इस तरह से बता पाऊँ कि मेरी बात, मैं जो बोलना चाहती हूँ एम्पैथी के बारे में, वो भी हो जाए और उनसे रिलेट भी कर ले लोग, क्योंकि सुनी हुई कहानी है। Right. प्लस शॉक भी हो जाए कि ये कहानी में, इस कहानी में ये सब कब आ गया। लिखते वक्त ना व्हेयर आई स्टार्टेड माय लिरिक्स वाज द हुक, कि देखो ना कौवा अकेला है, क्योंकि मैंने थर्स्टी क्रो की कहानी इमेजिन की। आई वांटेड टू टॉक अबाउट एम्पैथी, तो एम्पैथाइज करने के लिए द ओनली थिंग आई हैड इन माइंड वाज कि मतलब इसके पास कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, उसको सिर्फ पानी ही पीना है, विच शुड बी ईजी, और उसके पास कोई नहीं हेल्प करने के लिए, और उसमें उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पत्थर ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं, ये वो और दिमाग चलाना पड़ रहा है, और एवरीथिंग इज डूइंग बाय हिमसेल्फ। तो देखो ना कौवा अकेला है इसमें। दैट वाज द फर्स्ट इनिशियल थॉट। एंड देन स्टोरी हमारे पास जो ओरिजिनल स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, उसको अपवर्ड्स मतलब बैकवर्ड्स बिल्ड किया कि अगर यहाँ पे पहुँचा है कौवा अकेला पानी पीने, तो उससे पहले क्या हुआ होगा, कहीं से भटक के आया होगा, पानी नहीं मिला होगा, खाना नहीं मिला होगा, उससे क्या हुआ होगा, उससे पहले क्या हुआ होगा कि घर से निकला होगा, उससे पहले घर से निकाल दिया गया होगा। तो ऐसा उल्टा उल्टा बनाते बनाते, एंड देन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कनेक्ट इट टू द लास्ट पॉइंट। तो अगर फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा कि वो घर पे खाना बनाता था और उसके खाने को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ नहीं, और उसकी नीड्स को किसी ने नहीं समझा, एंड देन इवेंचुअली मतलब उसको हर बात पे गालियाँ पड़ती थी, विच इज़ द स्टोरी ऑफ एनी हाउस एनीवे, कि छोटे छोटे कामों के लिए कोई प्रेज नहीं है और कोई अप्रिसिएशन नहीं है, और रियलाइजेशन ही नहीं है किसी को कि ये अगर ये एक काम अगर इस इंसान ने बंद कर दिया करना, तो तुम्हारा दिन ही खराब होने वाला है हर दिन। वो किसी को रियलाइजेशन नहीं है। ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट अप। प्लस क्योंकि लास्ट में कहानी के अंत तक उसके पास खाने को कुछ नहीं है और पानी पीने के लिए तक उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर ही जो पत्थर मारे गए, उन्हीं पत्थरों से वो ग्लास में पत्थर भर के वो पानी पी रहा है। उसको कनेक्ट करना था विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, सो दैट दिस डज नॉट कम आउट ऑफ नोवेयर, कि अचानक से पानी और खाना ये सब क्यों है स्टोरी में। तो वो खाना बनाता था, ये सब उस तरह से सोचा, गोइंग बैकवर्ड्स। एंड मोस्टली एवरी सॉन्ग आई हैव रिटन इज बैकवर्ड्स ओनली, कि मेरे को आखिर में मुझे क्या बताना है वो मुझे पता होता है, कि मुझे असली बात क्या करनी है वो सारी आखिर में ही होने वाली है, वो पता होता है, तो वहां से backwards build. So that's how you write rap and a song 101 right there from the horse's anything mouth. Actually anything, not just a rap or a song. Even if you're writing a screenplay, you're writing a story play, whatever you're writing, poems. I write my poems also like that, कि मुझे पता है कि मुझे बात क्या करनी है और फिर बात को उल्टा बिल्ड करती हूँ मैं। उल्टे ही थोड़ा नहीं सही है, that's you know ना कहाँ पहुँचना है। हाँ, तो अब रास्ता कहाँ से लाना है। मैंने इस बारे में ना एक शायरी लिखी थी कि शायरी लिखती कैसे हो, और यही थी कि बैकवर्ड्स लिखती हूँ, यही बताना था मुझे बेसिकली। तो ये थी शायरी कि गुजरता शायरों से जो वो रास्ता दिल ही जाएगा, बिना दिल के तो गा पाना जरा मुश्किल ही जाएगा, पता पूछो कहाँ रहते हैं वो जज्बात वो यादें, कि मंजिल की खबर जो हो तो रास्ता मिल ही जाएगा। क्या कि मतलब बात है। कहाँ पहुँचना है वो मंजिल की अगर आपको खबर है कि पोएम को कहाँ पहुँचाना है या स्टोरी को या रैप को कहाँ पहुँचाना है, तो रास्ता अपने आप ढूंढ लोगे। जैसे हम गूगल मैप्स पे जब कहीं जाना होता है तो डेस्टिनेशन पहले डालते हैं और फिर वहां से उल्टा मतलब रास्ता बाद में पता चलता है ना, जस्ट लाइक दैट। क्या एग्जांपल So दिया, profound, oh my God. ज्ञान ना दूंगी कहकर भी ज्ञान दे। नहीं पर एक्चुअली दैट मींस, है ना, दैट मेक्स सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही निकल गए तो हम कहीं भी पहुंचेंगे अंधाधुन, लेकिन अगर हमको पता है हमको पहुंचना कहाँ है तो हम सही रास्ता चुनेंगे। Oh my God. Stop, सृष्टि। Too much you do, यार। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी इंटेलिजेंट। नाइस, पर कौवा है एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ गाना जो इतना इंटेलिजेंट है। इट्स अ वेरी, मतलब वो बहुत सोचा समझा डेप्थ के साथ वाला गाना, जो आई एम श्योर लिखते लिखते आपको भी फील आ गई होगी कि यार ये तो बहुत ही कुछ अच्छा लिख दिया मुझसे। मैं तो बहुत खुश थी वो लिख के, और मेरा अब तक का फेवरेट है वो। कौवा इज ब्यूटीफुल, बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू बचपन आल्सो। दैट सॉन्ग हैज अ लॉट ऑफ स्टोरी बिहाइंड इट। या and most of it was cut on TV. So most of my story I could not tell on TV. तो मैंने मैं बताऊं आपको सृष्टि, मेरा पॉइंट बस यही है कि जो कहानियां है ना, अब आप लोगों ने गाने सुने, लोगों ने डेस्टिनेशन देख लिया है, उनको जर्नी नहीं पता है। जब ये जर्नी पता होगी तो उनके लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा। सो दे कैन आल्सो लर्न फ्रॉम योर
एग्जाम्पल्स व्हाट Right. ऑल you've been through और क्या क्या देखा है जिससे यहाँ तक पहुंचे हो तो यही सिखाने का मकसद है सो व्हाई नॉट इफ यू फील लाइक शेयरिंग बचपन की कहानी देन यस तो ये गाना लिखने की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बना दिया था जिसमें ओरिजिनल जैसी मेरी स्टोरी है वैसी की वैसी और मेरा एकदम माइंडसेट बचपन का ऑल ऑफ दैट आई वाज एक्सप्रेसिंग और उसमें मैंने कैरेक्टर वर्क वगैरह उस वक्त मेरा बहुत कैरेक्टर वर्क वाला फेज चल रहा था तो क्योंकि छोटा डॉन चिल काइंड गाय मैं नहीं तो हर चीज़ में कैरेक्टर्स थे तो बचपन में भी मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट में कैरेक्टर्स रखे थे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो एक घर के बाहर खड़े रह के न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं इन रैप फॉर्म न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस घर में एक बच्चे को मारा जा रहा है ये वो ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं एंड देन वो घर के अंदर घुसते जैसे वो नहीं क्या हॉरर फिल्म्स होती है जो फाउंड फुटेज वाली कि उसमें वो बोलते हैं कि अभी हम इसके अंदर जाएंगे हम देखेंगे क्या होता है पैरानॉर्मल वैसा हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली मूवीज तो वैसा था वो मेरे रैप का फॉर्मेट कि एक न्यूज़ रिपोर्टर वैसे घर के बाहर कि हम इसी घर के बाहर है अब हम अंदर जाएंगे देखेंगे इस घर में क्या क्या है अभी उस घर में कोई है नहीं क्योंकि उस बच्चे को तो मार दिया उन्होंने ऐसा ऐसा ये सब था एंड अब हम देखेंगे लेकिन ये बहुत इंटेंस था टीवी के लिए तो उन्होंने बोला ये सब नहीं बोल सकते आप टीवी पे बच्चे मार नहीं सकते आप टीवी पे ठीक है थोड़ा हल्के में लो थोड़ा आराम से और आपकी 70% स्टोरी तो आप काट ही दो मत ही बताओ तो बची हुई जो थोड़ी सी स्टोरी बची है वो ही मेरे को एलोंगेट करके 3 मिनट तक बतानी पड़ी वरना तो बहुत कुछ मैं बता रही थी फर्स्ट ड्राफ्ट में बिकॉज उस गाने से ये क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था हाँ मेरे को बताने दिया ही नहीं ना तो क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट में तो सब क्लियर था फर्स्ट ड्राफ्ट में एवरीथिंग आई हैड मेंशन्ड एंड इट वाज एज डार्क एंड एज इंटेंस एज इट गेट्स या तो फर्स्ट ड्राफ्ट में सब कुछ क्लियर था और वो नहीं पच पाया तो टीवी नहीं पचा सकता इतना ऐसा बोला गया YouTube पचा लेता है हाँ YouTube पचा लेता है बट देन वंस दैट स्टोरी इज डन इज डन नोबडीज यू नो सो तो मुझे ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट लिखने पड़े और उसी एक हफ्ते के अंदर ही हमको ड्राफ्ट सारे लिखने भी है गाना तैयार भी करना है याद भी करना है म्यूजिक भी बन जाना चाहिए प्रैक्टिस भी करनी सब कुछ करना है सो मैंने तो क्विकली गिव इन कर दिया कि ठीक है मैं सब कुछ काट देती हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए लड़ूँ कि मुझे ये भी बोलना है वो भी बोलना है तो मैंने काट दिया सब कुछ और जितना मिनिमम बोल सकती थी ना मिनिमम वर्ड्स यूज़ कर सकती थी कि सर फोड़ दिया खून ये सब बोल दिया बस जितना कट कर सकती थी मैं कि इससे ज़्यादा वाली बातें नहीं बता सकती और ये मैक्स है जो मैं बता सकती हूँ वहाँ तक मैं खुद ही ले आई अपने आप को उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी खुद ही मैं ले आई कि हाँ मुझे पता है कि इसके आगे वाली बात नहीं बताने देंगे ये लोग तो फटक से सेकेंड ड्राफ्ट में अप्रूव हो गया वो अगेन दिस ऑल्सो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि द हुक कि मेरा बचपन कहाँ गया इट्स जस्ट नॉट लाइक मेरा पूरा बचपन एक्चुअली बचपन जैसा दिखता ही नहीं है अगर मैं वापस मतलब इफ आई गो इन रेट्रोस्पेक्ट एंड लुक एट इट नन ऑफ दोज मेमोरीज आर चाइल्ड लाइक और चाइल्डहुड लाइक यू नो एवरीथिंग वाज वेरी ऑलमोस्ट लाइक अ सर्वाइवल मूवी कि वो सर्वाइवल स्टोरीज होती है ना कि कोई पहाड़ में अटक गया और कैसे बचा 28 दिन तक अटका रहा कैसे बचा वैसे मेरे 3 साल गुजरे थे कि मैं कैसे कैसे हर दिन बच रही थी उससे because if people who are watching they've heard the song and if you don't know the story क्योंकि song में इतना डिटेल में आ नहीं पाई you've said the story in interview I think बताते हुए लोगों को शॉर्ट में अगर बता सकें आप लोगों को तो at least they'll be able to understand तो we had a house help जो हमारे घर पे ही रहती थी और मेरे माँ बाप दोनों वर्किंग हैं सो घर पे मैं और वो हाउस हेल्प ही होती थी नाउ शी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी whom we knew हमारे रिलेटिव थे वो तो उनका काफ़ी डर का माहौल था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए एंड मुझे तो पता ही था क्योंकि मैं उस घर में रहती थी लेकिन मैं 4 साल की थी तो मेरे को नहीं पता था एक्चुअली कि क्या चल रहा है मुझे बस ये दिख रहा था कि वो रोज़ घर पे आ रहा है वो बंदा एंड दे वॉन्टेड टू हाइड इट तो एक बार क्या हुआ था वो लोग मुझे गार्डन ले गए थे वहाँ पे हमारे घर के पास एक गार्डन रहता था तो वो लोग मुझे गार्डन ले गए थे एंड हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो बिल्डिंग का जो मेन गेट होता है ना तो मैं 4 साल की थी तभी मैं वो लोग आराम से अपना वॉक करते हुए बातें करते हुए आ रहे हैं और मैं आगे भाग गई और गेट पे जाके मैं चढ़ गई गेट पे और गेट के ऊपर खड़ी हूँ मैं और मैं वेट करी वो पहुँचेगी तो मैं बताऊँगी कि देखो मैं क्या गेट पे चढ़ी हूँ तो मैं वेट करी थी उसके लिए एंड देन ही वेंट अवे और वो आई और उसने एकदम कैजुअली ही पूछा मुझसे कि ये जो भैया आए थे ये तू मम्मी को बताएगी कि ये आए थे तो मैंने हाँ
तो उसने मेरा सर पकड़ के वो गेट में फोड़ दिया और अब सर से खून आ रहा है. आई फेल डाउन और वहाँ पे खून वून आ रहा है सर से. और वो फ्लिंच भी नहीं की वो लड़की. नथिंग, शी हैड नो रिएक्शन, शी जस्ट लुक्ड एट मी, आई हैव फॉलन डाउन. और उसने बस बोला कि नहीं बताना, और वो चल के चली गई हमारे ही घर पे. और मैं रास्ते पे पड़ी और मेरे घर पे कोई नहीं है और मैं खुद ही उठ के फिर चली गई. और मेरे को क्लियर हो गया उस दिन कि इस बात आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना वरना मार खाना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद अगले दिन से वो फॉर नो रीजन मारने लग गई. पता नहीं उसने कुछ, देयर वाज नो रीजन एनी मोर. वो मान चुकी थी कि मैं नहीं बताने वाली, वो फिर भी मार रही थी. और इतने सारे तरीके उसने ढूंढ निकाले हमारे घर पे ना, लाइक देयर वाज ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बची थी जिससे उसने एक्सपेरिमेंट ना किया हो मेरे को मारने के लिए. एंड उसके बीच में मैं ट्राई करती थी माँ बाप को बताने का, मतलब असलियत बताने के लिए, कि कभी ना कभी ऐसा हिम्मत करेंगे, बिकॉज हिम्मत तो थी ही नहीं. वो मुझे हर बार उसने मेरे को हर दिन मारने के बाद बोला था कि बता देगी अगर तो कल और मारूंगी. तो नहीं थी हिम्मत कि मेरे को कल और नहीं मार खाना, मैं नहीं बता रही. तो मैंने ना सिर्फ 3-4 बार, ये 3 साल में 3-4 बार ट्राई किया माँ बाप को बताने का. जब मेरा मैक्स चांस था कि अब बताऊंगी ना तो कोई खतरा नहीं है, वो मोमेंट्स पे बताने की कोशिश की. जैसे एक बार मेरे पास एक डॉल थी जो मेरे ही साइज़ की थी, मतलब मैं इतनी तो डॉल भी इतनी थी. एंड वो डॉल लेके मैंने मम्मी को डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि दीदी क्या करती है. तो वो डॉल को उल्टा पकड़ा है मैंने दोनों पैर से. तो वो क्या करती थी, मेरे को ऐसा उल्टा पकड़ के गोल 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 घूमती थी ज़ोर ज़ोर से, और मेरे को ऐसे घुमा रही अपने साथ. तो मैं पूरी झूल रही हूँ, उल्टी हूँ, सर नीचे मेरा, और मैं ऐसे झूलते हुए जा रही हूँ गोल गोल. और एक बार ऐसे सोफे पे धम करके लग गया था मेरा सर, फॉर नो रीज़न. देयर इज लिटरली नो रीज़न यू वुड डू दैट टू एनीबॉडी. सैडिस्टिक वो थे, हाँ, प्लेजर. तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही थी मम्मी को कि ऐसा करती है. लेकिन मैं भी इतनी और वो डॉल भी इतनी, तो मैं जब घुमा रही हूँ वो डॉल कहीं नहीं लग रही, वो तो मेरे पास ही घूम रही है. और मैं स्लो घूम रही हूँ, मतलब मैं इतना फास्ट घूम भी नहीं पा रही थी जितना फास्ट वो घूमती थी. तो मम्मी को लगा ये तो खिला रही होती है, और मम्मी ऐसा इमेजिन कर रही है मैं इधर हंस रही हूँगी नीचे. तो मम्मी को नहीं समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो फेल हो गया. एंड देन अगेन आई ट्राइड फॉर लाइक 2-3 टाइम्स मोर. एक बार पापा को बोला था, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो पापा को बोला था कि आप काम पे जाओगे ना तो आप क्या करना कि घर से निकलना काम पे जाने के लिए, और जाना ही मत, नहीं जाना ही मत, और बाहर से खिड़की से देखना चुपके से कि वो क्या करती है, वो मेरे को मारेगी देखना. तो पापा खिड़की पे गए. दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर इट, कि मतलब नाउ आई इमेजिन इट दिस वे, कि पापा गए होंगे खिड़की पे और मैं अंदर इतनी खुश हूँ कि आज पता चलने वाला है, आज सब बंद होने वाला है. तो मेरे चेहरे पे इतनी खुशी है कि वो हमारी मेड को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, आज नॉर्मल नहीं है कुछ. तो उसने नहीं मारा, कुछ नहीं किया. तो पापा बोलेंगे क्या फालतू की छुट्टी भी करवाती है, काय के लिए रोका मेरे को. तो वो भी फेल हो गया. वैसे फेल ही होता रहा. फिर मेरे घर के फैमिली फ़ोटो एल्बम में ना, जहाँ जहाँ वो मेड की फ़ोटो थी, वो परमानेंट मार्कर लेके मैंने उसको सर्कल करके वहाँ ऊपर लिख रखा शी इज़ किलिंग मी. हर फोटो पे शी इज़ किलिंग मी लिख के रखा. और वो अब तक वैसा है, अभी तक हमारा मतलब फ़ोटो एल्बम तो है हमारे पास सेम, तो मिटेगा भी नहीं, परमानेंट लिख रखा है मैंने. तो हर फोटो के ऊपर शी इज़ किलिंग मी लिख रखा है. और वो तभी लिखा था एज अ व्हेन आई वाज 5. एंड ज़बरदस्ती अभी माँ बाप को चलो ना फोटो देखते हैं, बहाने मार रही हूँ. और माँ बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं है अचानक से ऑफिस से आके फ़ोटो देखने में. तो वो देखा ही नहीं, उन्होंने टाइम पे नहीं देख पाए 30 साल में. तो वो वेस्ट हो गया. तो एनी टाइम आई ट्राइड टू टेल, वो वेस्ट होते जा रहा था कि नहीं हो पा रहा था कम्युनिकेट. और फिर आखिर में 2nd स्टैंडर्ड में जाके मैंने इतना ज़्यादा डिटेल्स दे दिए. वो एक बार मार्केट गई थी एंड माँ बाप घर पे थे, संडे था, तो मैंने इतने ज़्यादा डिटेल्स दे दिए कि ये चोट कैसे आई, ये चोट, हर एक चोट के बारे में बताया. फिर ये बताया कि किस किस को पता है, कि हमारे नेबर्स को वगैरह पता था. एंड येट दे नेवर ट्राइड टू हेल्प. किसी ने कुछ कोशिश नहीं की, जबकि उन्होंने मेरे को मार खाते हुए अपने आंखों से देखा था. एंड दे यूज्ड टू टॉक टू द मेड इतना कैजुअली, पता होने के बाद भी. मेरे को समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे लोग थे कि जो मतलब बहुत ही इनह्यूमन था वो है अब वो मेरे लिए. अब इन रेट्रोस्पेक्ट की क्या कर रहे थे तुम लोग यार. तो वो सब बताया मैंने 2nd स्टैंडर्ड में कि ये आंटी को पूछ लेना, इनको पता है. एंड they asked everybody and they all confirmed. they didn't ask, they just believed me when I told them. और जैसे ही वो मार्केट से आई, उसका सब सामान उठा के घर से बाहर फेंक दिया और बोला कि मतलब उसको निकाल दिया घर से. एंड देन माई डैड ट्राइड टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, और वो हो नहीं पाया क्योंकि पुलिस बोली कि अचानक से 3 साल बाद तुम्हारे बच्चे के पास इतनी सारी स्टोरीज कैसे आ गई,
ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो बिलीव करने लायक है ही नहीं, और ऐसा लगता है तुम्हारा ही कुछ तो खुन्नस है उस मेड के साथ, तो तुम अपने बेटी के कान भरे हैं आपने और बोला है कि पुलिस के सामने ऐसा बोल देना। तो कुछ भी नहीं हो पाया और वो निकल गई। तो मैंने मतलब कोई बदला कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, नो जस्टिस, नथिंग टिल डेट, बट मैंने अपने तरफ से बदला लेने की कोशिश की थी 9th स्टैंडर्ड में। What did you do? तो मैं ना 9th स्टैंडर्ड में क्लासेस जाती थी, वो क्लासेस जहाँ पे ये शादी करके रह रहे थे ना, उसके सामने ही थे वो क्लासेस कोइंसिडेंटली। तो मुझे पता था कि ये लोग यहाँ रहते हैं, मेड और वो उसका पति। तो मैं क्लासेस में ना बैठ के एक बार मैंने एक लेटर लिखा, गालियों भरा, सिर्फ गालियाँ लिखी लेटर में, कोई वर्ड्स ही नहीं थे उसमें, उस लेटर में सिर्फ गाली 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 गाली, जितनी गाली आती थी 9th स्टैंडर्ड में सारी गालियाँ घर पे फेंका। सारी गाली भर के लेटर लिखा और पत्थर में बांधा लेटर, उसके घर में फेंक दिया। और लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में कि इसके बाद अगला एक्शन क्या करूं, मैं आगे का नहीं पता था, तो फेंक के मैं भाग गई। तो मेरे को नहीं पता कि उसने पढ़ा कि नहीं, कुछ नहीं पता, बट मेरे तरफ से मैंने बदला ले लिया। क्लोजर तो मिल गया तुम्हें। I so feel like giving you a hug right now. My God, you. Thank you. See, you fought it and you came out victorious. They won. बट मेरे को अब इतनी खुशी है ना इस बात की, Yes. कि ऐसी ऐसी फालतू चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मैंने इतनी अलग अलग तरह से डील किया, मतलब अलग अलग तरह से दिमाग चलाया और सोचा कि ये फ़ोटो एल्बम में लिख के और ये वो इतना कुछ ट्राई किया ना मैंने उसकी वजह से। और आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट ऑल्सो स्कूल लाइफ में, मैंने इतनी सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज आई हैड बिकम दिस वेरी इंट्रोवर्टेड चाइल्ड हु हैज़ नो सिमिलर एक्सपीरियंसेस। मतलब बाकी बच्चे तो मज़े ही कर रहे थे अपने बचपन में, तो मेरे कोई एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहे थे और आई कुड नॉट रिलेट टू देम, दे कुड नॉट रिलेट टू मी। तो मेरे लिए मुझे बहुत एफर्ट मारना पड़ता था कि कोई भी मेरा दोस्त बने उस वक्त। तो वो दोस्त बनाने के चक्कर में भी मैंने इतनी सारी चीज़ें की है ना ट्राई, पूरी लाइफ, लाइक थ्रू आउट स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, देयर वाज सो मच आई यूज्ड टू डू जस्ट टू मेक फ्रेंड्स, कि उसमें मेरा क्रिएटिव मसल बहुत स्ट्रांग हो गया। और वो दिख रहा है ना, ऐसे देखो चिल काइंड ऑफ गाय जो आसपास की चीजें देखी, घर वालों को पूजा करते हुए वहां से, छोटा डॉन अपनी जॉब से निकला, बचपन यहाँ से निकला, मैंने तो कॉम वहां से निकला, तो इन सारे एक्सपीरियंस को यूज कहीं ना कहीं गानों में जरूरी थे ना, मतलब ये चीजें आपके लिए उस समय होना। तो आज भी जितनी चीजें आप अभी मुझे और बता रहे हो कि बीच में ये भी हुआ, ये वो सब कहीं ना कहीं गाने के फॉर्म में बाहर आएंगे ना थोड़े टाइम में। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, हुआ था, अच्छा है कि हो गया, अब खत्म है, जहां अभी उससे बेहतर अब कुछ भी नहीं, उससे बेहतर जगह तो हम हो ही नहीं सकते। अब ये सारे गानों की बात हो गई, व्हाट्स द स्टोरी ऑफ वी डोंट केयर? We don't care. It's the new song which has just come out. It's called We Don't Care. The video and song is just gorgeous. उसके बारे में कुछ बताइए। जब से मैं लिख रही हूँ ना, तब से बहुत सारे सोशल कॉजेस या फिर सोशल इश्यूज के बारे में बात करने में मैं प्रोएक्टिवली इंटरेस्टेड रही हूँ, इवन दो नन ऑफ दोज थिंग्स एवर अफेक्टेड मी डायरेक्टली। मुझसे कोई लेना देना नहीं है कास्टिज्म का, मुझसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी रिलीजियस या कम्युनल राइट का या एनीथिंग, मुझसे कोई लेना देना नहीं है कोरोना में जिन के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ कुछ। आई एम इन नन ऑफ लाइक नन ऑफ दीज इश्यूज आर माई इश्यूज, बट आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट देम, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मेरे पास आवाज़ है तो मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ जिनके पास ये आवाज़ नहीं है, या फिर जिनके पास ये सोर्स नहीं है या आर्टिकुलेट करने का स्किल नहीं है, उनके लिए मैं आर्टिकुलेट करके मेरा स्किल डेवलप करके मैं उनके लिए आर्टिकुलेट कर सकती हूँ। और एज एन आर्टिस्ट मेरा सबसे मेन एथिक कह सकते हैं वो रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एड वैल्यू। तो मैं सिर्फ उस मोटिव से, जो ये वॉर और टेररिज्म इतना बड़ा टॉपिक है, विच इज़ समथिंग पीपल आर इवन स्केर्ड ऑफ टचिंग, मुझे उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी लगता है। और जिस मोमेंट से मेरे को लगा कि ये कोई नहीं छू रहा और ये छूने लायक बात है, मतलब ये बात करने लायक है, उसी वक्त मैंने वो गाना बना दिया। एंड आई हैव बीन जस्ट वेटिंग, ये 6 महीने पहले गाना बना था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग टू रिलीज एंड वेटिंग फॉर पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, कि हमारे आसपास की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है जो जस्ट बिकॉज आप जिस रूम में, आप जिस घर में बैठे हो, उस घर में इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं करेगा, या फिर इवन इफ अगर आपको कभी नहीं करने वाला हो, मान लो
कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मुझे कभी अफेक्ट नहीं करेंगे, जिनका मेरी जिंदगी से लेना देना ही नहीं है, मैं फिर भी उनके बारे में बात करूंगी क्योंकि I ये can. दिमाग मुझे इसीलिए दिया है. Definitely. मतलब what is the point of having the brains to think about it but not thinking about it or not speaking about it, then you are wasting everything that this I think. इससे ज़्यादा क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा किसी पे काम नहीं किया मैंने, सही बात है, तो मुझे वो तो बाहर निकालना ही पड़ेगा. मुझे दिखाना ही पड़ेगा क्या काम और किया वो इस बाहर पे. है. एंड आई सजेस्ट यू गाइस शुड लिसन टू दिस सॉन्ग कॉल्ड वी डोंट केयर. एक तो वीडियो इतना मेटाफोरिकली ब्यूटीफुल है उसका, प्लस हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ एक्चुअली गेटिंग स्पेनिश एज अ हुक, स्पेनिश में हुक? So, इट्स वेरी न्यू. एक तो ये था कि जैसे ही बीट प्ले करी गई ना स्टूडियो में, प्रोड्यूसर ने बीट प्ले की, उस बीट पे ही मुझे लगा कि यार इस पे स्पेनिश बहुत खूबसूरत लगेगी. अगर चाहे किसी भी टॉपिक पे मैं बात करूँ, इस पे स्पेनिश बात करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा. और मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे बस ऐसी वाइब आई कि स्पेनिश अच्छी लगेगी इस पे. तो मैंने सोचा ठीक है, तो अभी स्पेनिश ही करनी है फिर तो, अगर वाइब आ ही गई है तो. एंड सेकेंडली इस टॉपिक में स्पेशली स्पेनिश यूज करने का पर्पस, क्योंकि अदरवाइज तो हम ऐसे प्यार व्यार वाले गानों में सुन लेते थोड़ी बहुत स्पेनिश, जो ऐसा रोमांटिक सी कुछ ऐसे हिट लाइंस. हाँ, तो वो तो कर चुकी है दुनिया. मैंने सोचा इस टॉपिक पे करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जितना कैची होता है ना, ये गाना कैची बनाना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि कन्वे करना है आपको अपनी हाँ, बातें. मेरे को बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो अगर ज़रूरी बात बोरिंग लग जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे ज़रूरी बात उतनी इंटरेस्टिंग तरीके से करनी पड़ेगी जितनी पॉसिबल है. करेक्ट. तो वो एक तरीका था. स्पेनिश इज जस्ट गिमिक कह सकते हो कि मीडियम, कि तुम चाहे अगर तुमको स्पेनिश सुन के मज़ा आता है इसीलिए तुम ये गाना याद कर लोगे, प्लीज़ उसी लिए याद कर लो. उसी के लिए कर लो. हाँ, उसी के लिए कर लो. चाहे उसमें से कुछ तो लोग होंगे जो एक्चुअल मीनिंग भी फाइंड आउट करेंगे, एंड उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो फिर कुछ एक्शन भी लेंगे, विल डू समथिंग अबाउट इट. मुझे नहीं पता कि आप लोग किस रीजन से ये गाना सुनेंगे, बिकॉज वी डोंट केयर. जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग कॉल्ड वी डोंट केयर बिकॉज वी केयर. एंड द हुक, अगेन द हुक वाज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड, कि वी डोंट केयर बट चिल्ड्रन आर डाइंग. और मुझे बहुत ऐसा अब्सर्ड लगता है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं अभी दुनिया में, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, और ये इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन बैठा है, और कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर, इतनी ग्रेट चीज़ के ऊपर इतना सा भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा. कौन सी कोई तो कंडीशनर और शैम्पू के बारे में ही बात करते रहते हैं. Nobody needs you all to be talking about that, and nobody needs to care also. कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा शैम्पू और कंडीशनर लगाते हो, लोग मर रहे हैं. जिन चीजों के बारे में there's something big to talk about. Yes, for sharing Thank all you those for stories having with me. I was waiting for this. I hope मजा आया आपको. Yes. We've got something for you, something very nice, something which I wanted. At least you'll keep it at your house while remembering that it was for today. So अरे परफेक्ट है ये सब मेरा सामान. Oh, thank you. and this is Thank you so much. All my favorite things, and I mean, मैं अपनी इतनी कोई फेवरेट नहीं हूँ, बट होना चाहिए, बाकियों की हैं आप. Like the effort I like. Thank you.